नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो ओपन माइक में। आज ओपन माइक में हमारे साथ चर्चा के लिए एक्स कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय राकेश टंडन मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि देश में खास करके पीएमसी घोटाले के बाद एक नाम उभरा था कोऑपरेटिव बैंकिंग का। दुनिया में ये सक्सेस है, परंतु हिंदुस्तान में भी खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के क्षेत्रों में जिस तरीके से कोऑपरेटिव बैंकिंग ध्वस्त हो रही है, इसके क्या कारण है? राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम पे। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पीएमसी घोटाला हुआ, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग जब दुनिया में बैंकिंग डेवलप कर रही है, तो वो क्या कारण है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग फेल हो रही है? देखिए, ऐसा है कि कोऑपरेटिव बैंक के दो रेगुलेटर हुआ करते थे, जिसमें पहला एक तो भारतीय रिजर्व बैंक था और दूसरा रजिस्ट्रार था। लेकिन ये दोनों ही नियामक संस्थाएं किसी भी घोटाले को छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर सदा जिम्मेदारियां डालते रहे कि साहब इसमें डुअल कंट्रोल है, हम कुछ नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि इनके कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्ट मैनेजमेंट ने पूरी तरह से जनता के धन को लूटा और भारतीय रिजर्व बैंक आंख बंद करके एफआई करता है। मतलब आपकी माने तो इन घोटालों का प्रमुख जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक है? मैं पूरी तरह से कहूंगा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की बनती है, क्योंकि वो नियामक के रूप में प्राइम संस्था थी। सही वॉचडॉग होने के बावजूद भी उसने जानबूझकर कोऑपरेटिव बैंक में हो रहे घोटालों को नजरअंदाज किया और 40% तक 76% तक एनपीए होने के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई भी नियामकीय कार्रवाई जो बीआर एक्ट में थी उसको नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कोऑपरेटिव सेक्टर से रजिस्ट्रार को भारत सरकार ने हटाया। मैंने बहुत सारी मेल्स की हैं जिसका प्रमाण है। तो क्या ये माना जाए कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक ईमानदार होती, अगर भारतीय रिजर्व बैंक आम खाता धारक के प्रति ईमानदार होती, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होती, तो शायद ये घोटाले गवर्न ना होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अर्थव्यवस्था के मामले में, और कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर ईमानदारी से काम अगर होता तो अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक के सारे डाटा को साल दर साल निकालें तो केवल कानपुर की बात ना कीजिए, पूरे भारतवर्ष के हर राज्य की अगर आप बात कीजिए तो हर राज्य में उसका अर्बन बैंक डिपार्टमेंट जो है वो लापरवाही की हद करके जांच करता है, एएफआई करता है और खुलेआम लूटने की छूट देता है। तो क्या इसके पीछे क्या भाई, अगर भारतीय रिजर्व बैंक का अर्बन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे नजराने की व्यवस्था है? क्या वो इन बैंकों के मैनेजमेंट से ओबलाइज होता जो इस तरीके से लापरवाही करता है? कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल ओबलाइज होता है। ये आज से ओबलाइज नहीं हो रहा, ये 25 साल से हो रहा है। और ये दोनों नियामक जो है वो मिल के जनता का धन लुटवाते हैं। और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की केवल धन की सुरक्षा की गारंटी थी, उसकी आड़ लेके इन लोगों ने कहा 10 लाख जमा कर रहा है, करने दो, 1 लाख दे देंगे, 9 लाख हम लोग बांट लेंगे। इसी तर्ज के ऊपर लोन दिए गए, अपनों को लोन दिए गए, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को लोन दिए गए, जो विधि के विरुद्ध था। बड़ी गहन बात टंडन जी आपने कही। अब आप हमको ये भी बताइए कि जब ये नियम विरुद्ध है कि बैंक का डायरेक्टर खुद को लोन नहीं ले सकता है, तो क्या रिजर्व बैंक इन बैंकों की मॉनिटरिंग भी करती है साल दर साल? देखिए अश्वनी जी, ऐसा है कि मैंने तमाम आरटीआई आरबीआई को डाली, लेकिन कभी भी उसने सही जवाब नहीं दिया। और बल्कि और भी तमाम आरटीआई पढ़ी जिसके अंदर वो जवाब सही न देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ गया, एक 10 रुपए की आरटीआई के ऊपर। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो हार गया, लेकिन उसने घोटालों की सही सूचना कभी नहीं दी। घोटालों की सही सूचना कभी नहीं दी। बड़ा एक गंभीर प्रश्न उठता है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य व्यवस्था को लेकर। भारतीय जो
वित्त मंत्रालय है इसको सोचना चाहिए इस विषय पर कि एक आम आदमी जब इस तरीके से उसकी कार्य पद्धति पर सवाल उठा रहा है तो निसंदेह कुछ ना कुछ गंभीर होगा। टंडन जी, ये बताइए कि हमने जो आपसे पूछा, क्या भारतीय रिजर्व बैंक इन कोऑपरेटिव बैंक की प्रतिवर्ष क्या इनका निरीक्षण भी करता है? देखिए, एक आरटीआई हम लोगों ने डाली थी जिसमें ये पूछा गया कि क्या आप ऑडिट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट दीजिए, तो इन्होंने कह दिया कि मैं ऑडिट नहीं एएफआई करूंगा। एएफआई क्या होता है? ये एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन बैंक करता है, साल भर में एक बार भी करता है और 2 बार में एक बार, 2 साल में एक बार भी करता है। जब हमने इनसे एएफआई मांगी तो इन्होंने तमाम धाराएं उपधाराएं बता के घोटालों की सही सूचना नहीं दी, जिसके वजह से कानपुर के ही 5 से 6 कोऑपरेटिव बैंक बंद। कानपुर लमसम कितना पैसा कानपुर में डूबा होगा? कम से कम 200 करोड़ रुपया डूब गया। आज भी यूसीसी बैंक के कस्टमर अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। अभी हाल फिलहाल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। और आप ये देखिए कि पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक में उसका भ्रष्ट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमने भारतीय रिजर्व बैंक को अवगत करा दिया है। जब जनता को पैसा नहीं मिलने लगा और जब अखबारों में आने लगा, मीडिया चैनल्स में आने लगा, तब उन्होंने ये बोला कि मैं इस पे रेगुलेटरी कार्रवाई करूंगा। और रेगुलेटरी कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, केवल उसके ऊपर एक डायरेक्शन इंपोज कर दिया गया और जनता अपने धन के लिए आज भी तरस रही है। आज भी तरस रही है। यही कुछ हुआ था पीएमसी घोटाले में। जनता का पैसा लुटता रहा, भारतीय रिजर्व बैंक के भ्रष्ट अधिकारी आंख बंद करके बैठे रहे, क्योंकि जैसा टंडन जी ने अभी शेयर किया कि इनकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि जिस कोऑपरेटिव बैंक में वो पैसा जमा कर रहे हैं वो मात्र उनके 1 लाख रुपए का जिम्मेदार है। अगर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जमा किया है तो ये मान लीजिए उसमें उन्होंने आग लगाई है। और हमारा वित्त मंत्रालय, मुझे याद आ रहा है टंडन जी, अगर आपको याद हो, पीएमसी घोटाले पर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का यह कहना था कि इट इज नॉट अ मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं यही बात तो भारतीय रिजर्व बैंक को संरक्षण नहीं दे रही है कि जब वो वित्त मंत्रालय का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं तो भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं लुटता है, तो हिंदुस्तान का पैसा लूटने दे। क्या ऐसा भी कुछ है? वित्त मंत्रालय देखिए पूरे भारतवर्ष में एक साथ सारे राज्यों पर कार्रवाई करता है जी। और उसने जब देखा कि ये घोटाले दर घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक का भ्रष्ट मैनेजमेंट लूटता चला जा रहा है, तब उसने रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव सेक्टर से हटाया, जिससे ड्यूअल कंट्रोल हटे। और ड्यूअल कंट्रोल हटने के बाद अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की है। मैं आपको एक नई इसमें बता देता हूँ बात कि आज ही मैंने मेल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जब ड्यूअल कंट्रोल हट गया तो भारतीय रिजर्व बैंक अब इसका पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अभी भी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को ही है। हर राज्य का रजिस्ट्रार उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट में क्या है कि 60 साल की अगर एज हो गई और अगर वो सेक्रेटरी हमको दलित है, कमाऊ पूत है, तो उसकी हम एज बढ़ा देंगे, 60 से 65 कर दिया। अभी हमको ये पता चला है, मैंने आज ही मिनिस्ट्री को मेल की है कि कोऑपरेटिव सेक्रेटरी का सीईओ भारतीय रिजर्व बैंक की नज़रों में सीईओ है, वैसे कोऑपरेटिव की नज़रों में सेक्रेटरी है, उसकी उम्र बढ़ा के 70 करने जा रहे हैं। जबकि 60 साल की एज स्वयं कोऑपरेटिव सेक्टर के रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर के माध्यम से कि किसी भी हालत में किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के या सोसाइटी के सचिव की उम्र 60 साल के ऊपर नहीं होगी, लेकिन जो कमाऊ पूत है वो 60 के ऊपर भी नौकरी करें। बड़ा गंभीर विषय है कि कमाऊ पूत है तो वो 60 के ऊपर भी नौकरी करें। ये कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था के भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है और ये बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि कोऑपरेटिव में जहाँ तक हम लोग समझते हैं टंडन जी, कोऑपरेटिव का जो खाता धारक होता है वो एक सामान्य नागरिक होता है। बिल्कुल, शायद कुछ परसेंट ये ब्याज भी ज्यादा देते हैं। कितना ब्याज समान बैंकों से ज्यादा देते हैं? बस ये जनता का थोड़ा सा लालच रहता है कि नेशनलाइज बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से 0.25% और कहीं कहीं पे ½ % ब्याज ज्यादा देते हैं। यानी कि 54 से 98 कमाने के चक्कर में भारत की आम जनता इन कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा कर रही है और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है,
वो इन बैंकों को भ्रष्टाचार करने देता है, इनको खुली लूट करने देता है और अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत की जनता का धन लूटने देता है। अब देखना ये है कि क्या भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी जो इस बात की बार बार दुहाई देते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहे हैं, तो ये मैं ये नहीं चाहता कि 20 साल के बैंकों का ऑडिट करें और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें, परंतु जब से भाजपा सरकार आई है, ये उम्मीद की जानी चाहिए वित्त मंत्रालय से, ये उम्मीद की जानी चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय से कि जिस भ्रष्टाचार मुक्त की परिकल्पना को लेकर के मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली थी, तो क्या पिछले 6.5 सालों में बंद हुए भ्रष्टाचार, मतलब घोटाले और गबन कर बंद हुए इन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट्स पर और उस जगह के, यानी जहां के भी राज्य हैं वहां के यूबीडी के, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों पर क्या माननीय प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसे ही हम आप ओपन माइक में बेबाक चर्चा करते रहेंगे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और ऐसे ही हम अपेक्षा करेंगे कि आप भविष्य में भी हमको ऐसे ही घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।